डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमजीएसयू वीडियोस। एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इनोलेट फॉर्मेशन या इनोल फॉर्मेशन कैसे किया जाता है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये हमने डिस्कस किया था और कौन कौन से बेस जो होते हैं वो हमारे लिए बेटर होते हैं इनोलेट फॉर्मेशन के लिए, यानी कार्बोनिक कंपाउंड से जब हम इनोलेट फॉर्मेशन करते हैं तो बेस जो होता है वो कौन सा बेटर रहता है, ये हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनोलेट फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इनोलेट फॉर्मेशन फ्रॉम एस्टर एंड एनहाइड्राइड या फिर एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होते हैं, उनसे हम इनोलेट फॉर्मेशन करेंगे। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनोलेट फॉर्मेशन फ्रॉम एस्टर। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनोलेट फॉर्मेशन एस्टर से कैसे किया जाता है और इस पे बहुत सारी नई रिएक्शन होती है वो पढ़ जाती है। जैसे इनोलेट फॉर्मेशन से हम पढ़ेंगे, इससे क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन हमारे पास होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारे पास एस्टर होता है और एस्टर से जो होते हैं इनोलेट फॉर्मेशन करते हैं तो किस प्रकार से किया जाता है। एस्टर से इनोलेट फॉर्मेशन जनरली अगर हम क्या करते हैं, RC≡O, ये हमारे पास होता है एस्टर। और एस्टर की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ है, बेस के साथ। तो हम ये जानते हैं कि बेस जो होता है सबसे पहले क्या करता है, डायरेक्टली कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है, क्योंकि ये जो कार्बन होता है ये पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव, यानी इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन होता है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो इसलिए अगर अपन कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक, या फिर मैं से कहता हूं न्यूक्लियोफिलिक बेस लेते हैं, तो वो क्या करेगा, कार्बोनिक कंपाउंड पे अटैक करेगा। तो कार्बोनिक कंपाउंड पे अगर अटैक करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। यानी हमारे पास O नेगेटिव ये यहाँ गया और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और O नेगेटिव और यहाँ पर हमारे पास बेस और यहाँ पर OR। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है कि या तो ये O नेगेटिव से वापस आए चार्ज और ये यहाँ से OR क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से हमारे पास बनेगा RC≡O और यहाँ पर B, ये बनेगा। या फिर हमारे पास हो सकता है कि ये जो बेस जो हमने डाला है वो वापस क्या हो जाए, वापस खुद यही बाहर निकल जाए। तो हमारे पास एस्टर जो होता है एज इट इज बचा रह जाएगा, यानी ये हमारे पास एस्टर जो होता है वो एज इट इज रह जाएगा। और हमें यही चाहिए कि हमारी जो स्ट्रक्चर होती है रिएक्टेंट की वो क्या नहीं होनी चाहिए। इनोलेट फॉर्मेशन जब करते हैं तो स्ट्रक्चर की जो हमारे पास रिएक्टेंट की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी बेस हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो इसको चेंज नहीं करे, जो इसको चेंज कर देगा वो बेस हम यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन यही आता है कि एस्टर से जब हम क्या करते हैं इनोलेट फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास कौन सा बेस जो होता है वो बेटर रहता है, यानी कौन से बेस का हम सिलेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बेस होता है ये हम कौन कौन से ले सकते हैं। और बेस हमने दो पढ़ रखे हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रखे हैं और एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस हमने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा है। तो आप लास्ट वीडियो प्लीज जरूर देखें एक बार कि कौन कौन से बेस हमारे पास होते हैं, कौन कौन से बेस हम यूज करते हैं। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 करके बेस का सिलेक्शन देखते हैं कि बेस कौन सा यूज करेंगे हम, यानी विच टाइप ऑफ बेस वी विल यूज टू फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट फ्रॉम इससे एस्टर से। ये हमारे पास है सबसे पहला। चलिए हम बात करते हैं यानी सिलेक्शन ऑफ बेस टू फॉर्म इनोलेट, यानी इनोलेट फॉर्मेशन के लिए बेस का हमें सिलेक्शन करना है। वही बात है, हमारे पास क्या है, हमने दुल्हन ढूंढ ली है, उनके लिए हमें दूल्हा ढूंढना है, यानी बेस ढूंढना है, इसका मतलब दूल्हा ढूंढना है। एक हमारे पास क्या है RC≡O और यहाँ पर OR, और यहाँ पर मैं सबसे पहले लेके आता हूँ OH- को, यानी OG बेस है ये। और OH- को जैसे ही मैं लेके जाता हूँ तो जो कि OH- कैसा है, एक न्यूक्लियोफिलिक बेस है। OH- कैसा है, ये न्यूक्लियोफिलिक बेस है। और अगर ये न्यूक्लियोफिलिक बेस रहा होगा इसका मतलब ये यहाँ पर अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे, यानी कार्बन पे अटैक करेगा। और ये कार्बन पे जैसे अटैक करेगा तो हमारे पास RC≡O और यहाँ पर OH और यहाँ पर R।
अब हमारे पास एक तो OH है और एक OR है, यानी लिविंग ग्रुप हमारे पास दो है। इनमें से कौन सा बाहर निकलेगा? तो हम जानते हैं कि OR नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेरिजन OH। तो यानी ये अगर हमारे पास आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा RC≡O और यहाँ पर OH। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। और एसिड बनते ही क्योंकि हमारे पास कंडीशन कैसी है, बेसिक कंडीशन है, तो बेसिक कंडीशन है इसलिए क्या होगा कि जो OH माइनस होता है वो इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा O नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या रहा होगा, OH है, इसका मतलब ये कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा। और NaOH से आया तो यहाँ पर क्या रहेगा, Na आयन पेयर भी रहेगा। यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम। अगर यहाँ पर CH3 हुआ सोडियम एसीटेट, अगर यहाँ पर H हुआ तो सोडियम फॉर्मेट। यानी इस तरीके से हमारे पास सोल्ट फॉर्मेशन का होता है। अब अगर सोल्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर डिफरेंट रही होगी इसका मतलब OH माइनस जो आयन होता है वो हमारे पास जो इनोलेट फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसकी स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसलिए हमारे पास OH माइनस यानी जिस भी बेस के अंदर OH नेगेटिव हमारे पास प्रेजेंट होता है उस बेस को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट फॉर्मेशन। यानी इनोलेट फॉर्मेशन के लिए एस्टर से हम OH नेगेटिव को यूज नहीं कर सकते। तो हम किसको यूज कर सकते हैं, अब मैं लेके आता हूँ दूसरा बेस है, OR नेगेटिव ही लेके आता हूँ मैं। यानी अगर हमारे पास क्या है, बेस में दूसरा लेके आता हूँ, कौन सा, OR नेगेटिव। तो देखिए तो हमारे पास क्या होगा, अब मैंने क्या कर दिया, इसको हटाया, इसको मिटाया और हमारे पास दूसरा बेस लेकर आया मैं, कौन सा, देखिए अब मैं लेके आता हूँ OR नेगेटिव। सपोज ये हमारे पास सपोज OET है और ये OMe है, ये OET है, ये OMe है। यानी OR की जगह क्या लिख दिया मैंने, OET, यानी एथाइल एसीटेट। अगर ये इथाइल एसीटेट हुआ तो यहाँ पर ये हमारे पास NaOMe डाल दिया, NaOMe डालते ही Na पॉजिटिव OMe नेगेटिव, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और RC≡O माइनस, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर OMe और यहाँ पर OET। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा और ये OET क्या है, इस बार बेटर लिविंग ग्रुप है और ये बेटर लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो हमारे पास से कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगी, ये OMe और प्लस OET नेगेटिव। अब देखिए ये और ये दोनों स्ट्रक्चर कैसी है, डिफरेंट है। डिफरेंट है इसका मतलब ये बेस भी हम इनोलेट फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये भी क्या कर देगा, इसकी स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और जो रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर को चेंज कर दे वो हम इनोलेट फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। देखिए अब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, ट्रांस एस्टरीफिकेशन। ट्रांस एस्टरीफिकेशन, ट्रांस एस्टरीफिकेशन। क्यों बोलते हैं ट्रांस एस्टरीफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एस्टर की स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर क्या रहा होगा, एथाइल एसीटेट रहा होगा, एथाइल एसीटेट रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, OMe है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ये मिथाइल एसीटेट रहा होगा, मिथाइल एसीटेट रहा होगा। तो यहाँ पर मिथाइल एसीटेट है और यहाँ पर इथाइल एसीटेट, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, ट्रांस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है। ट्रांस एस्टरीफिकेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एस्टर होता है उसमें यहाँ पर OET ग्रुप है, यहाँ पर एस्टर उसमें OMe ग्रुप है। यानी एस्टर दोनों क्या है, अलग अलग है। यानी एक एस्टर ने दूसरे एस्टर में चेंज कर दिया, इस बेस ने एक इस एस्टर को दूसरे नए एस्टर में चेंज कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब हमारे पास आगे आता है, आगे जो आता है वो आता है हमारे पास कि कौन सा बेस हम OMe की जगह अगर मैं मान लो सपोज है OMe की जगह मैं ले लूँ OET, इस बार मैं क्या ले लूँ, OET ले लूँ। तो OET लेने पे क्या होगा, ये हम देखते हैं कि OET अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास कैसे बनेगा।
यानी अब मैं बेस लेता हूँ OET नेगेटिव, कहाँ से आया होगा, NaOET से आया होगा। अब देखिए, अब मैं इस पे अटैक करता हूँ, ये बनेगा हमारे पास RCO नेगेटिव, यहाँ पर OET और यहाँ पर OET। अब देखिए, अब अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ लेके आता हूँ तो हमारे पास चाहे मैं इसको निकालूं और चाहे मैं इसको निकालूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको निकालूंगा तो भी ये रह जाएगा एज इट इज, इसको निकालूंगा तो भी एज इट इज रह जाएगा, यानी हमारे पास स्ट्रक्चर जो रिएक्टेंट की वो एज इट इज रहेगी। तो मैं कोई सा भी निकाल दूं, मान लो सपोज मैंने ये निकाल दिया, तो यहाँ पर RC⋯OET, यानी हमारे स्ट्रक्चर रिएक्टेंट की चेंज नहीं की है, एज इट इज रहेगी। इसका मतलब हमारे पास ये जो बेस होता है वो हम सिलेक्ट करते हैं किसके लिए, इनोलेट फॉर्मेशन के लिए। तो ये बेस अगर हम इनोलेट फॉर्मेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब यही हो गया कि हमारे पास अगर कोई एस्टर होता है, अगर हमारे पास क्या होता है, कोई एस्टर होता है और यहाँ पर OR नेगेटिव अगर हम यूज करते हैं, तो इस OR की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए जैसे यहाँ पर ये OR ग्रुप है, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तब हम क्या करवा सकते हैं, उस बेस को यूज कर सकते हैं और उस बेस से हम इससे क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, इनोलेट फॉर्मेशन कर सकते हैं, इससे हम इनोलेट फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी यूज कर सकते हैं हम इस बेस को इनोलेट फॉर्मेशन के लिए। कब, जब हमारे पास ये OR नेगेटिव, ये OR जो होता है दोनों क्या हो, सेम हो, तब हम क्या कर सकते हैं, इनोलेट फॉर्मेशन के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। ये बेसिक है, बहुत काम आएगा आगे, आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बेसिक जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप ऑर्गेनिक में जो होता है आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बेसिक आता है तो ऑर्गेनिक इजीली हम कर सकते हैं आसानी से। ऑर्गेनिक इसीलिए नहीं आती है कि हमें बेसिक ही नहीं आता, हमें बेसिक ही नहीं आता तो हमें ऑर्गेनिक नहीं आती, हम ऑर्गेनिक से दूर भागते। अब देखिए आगे हमारे पास क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास बेस वही होना चाहिए जो हमारे पास लिविंग ग्रुप होता है, तो उससे हम इनोलेट फॉर्मेशन करेंगे। तो अब अगर हम इनोलेट फॉर्मेशन करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे इनसे इनोलेट फॉर्मेशन। अब हम इनोलेट फॉर्मेशन कैसे करेंगे, यानी हम अल्फा हाइड्रोजन लेके भागेंगे और फिर उससे इनोलेट फॉर्मेशन करेंगे। देखिए कैसे इस प्रकार हम इनोलेट फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं पर्टिकुलर जो है वो एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3CO और यहाँ पर मैं लेता हूँ OC2H5, यानी एथिल एसीटेट ले लेता हूँ मैं, इथाइल एसीटेट ले लेता हूँ। इथाइल एसीटेट में इसका मतलब हमारे पास यहाँ क्या दिया होगा, NaOC2H5, सोडियम एथॉक्साइड दिया होगा। अब ये Na पॉजिटिव और O नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ CH2 और यहाँ पे ये H रहा होगा। और ये हाइड्रोजन कैसा है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि ये विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है इसका, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये खींच रहा है, इसका मतलब ये क्या लग रहा है, विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है। और जितना विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होता है यानी माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या हो गया, एसिडिक। और ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इसका मतलब ये बेस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, यानी मैं इस तरीके से दर्शा सकता हूँ। और ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो यहाँ पर CH2 नेगेटिव कार्बेनाइन बन गया और यहाँ पर क्या बन जाएगा OC2H5। और यहाँ से ये कार्बेनाइन जो होता है वो रेजोनेंस क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, यानी ये इनोलेट फॉर्मेशन कर देगा CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और यहाँ पर OC2H5। और हमारे पास क्या बन गया, यहाँ बाहर क्या निकला, यहाँ पर बाहर क्या निकला C2H5 OH निकला होगा। अब देखिए ये हमारे पास जो बना है, अब हमारे पास जो बाहर निकला है, देखिए ये C2H5 OH जो बाहर निकला है, ये यहाँ पर H दे सकता है इसको, ये इसको H दे सकता है, ये दे सकता है H, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रोटोनेशन हो सकता है। तो प्रोटोनेशन जैसे ही होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और OH और यहाँ पर OC2H5, यानी ये क्या बन गया हमारे पास इनोल, ये क्या बना हमारे पास इनोलेट, इनोलेट्स। ठीक है, ये इनोलेट बना और ये क्या बन गया इनोल। और ये इनोलेट कैसा बना,
पार्शियल इनोलेट बना। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है, दूसरे या पहले लेक्चर में, कि इनोलेट पार्शियल फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारे पास बेस ऐसा होता है जो पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करे, यानी पहले इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और बाद में इनोलेट फॉर्मेशन के बाद ये जो बेस होता है वो उसको H+ दे भी दे। तो ऐसा कोई भी बेस होगा तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन करेगा, वो पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन करेगा। तो पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन जैसे ही होगा वहां पर क्या बन जाएगा, इनोल। और ये जैसे इनोल बनेगा तो हम जानते हैं ये कीटो इनोल टोटोमराइज होके, ये कीटो इनोल टोटोमराइजेशन होके वापिस से क्या बना देगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना देगा। मतलब ये बेस हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास इनोलेट बना, अब देखिए अगर हमारे पास पार्शियल इनोलेट बना है तो देखिए हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास बीकर है, इस बीकर में क्या है, इनोलेट है, इनोलेट्स, और इसका कीटो फॉर्म भी रहा होगा क्योंकि पार्शियल इनोलेट बना है। अगर ये 100% बनता तब तो ये नहीं रहता इसके अंदर, लेकिन ये हमारे पास कैसे बना है, पार्शियल बना है। पार्शियल बना है इसका मतलब अगर मान लो कि ये 100 मॉलिक्यूल है तो इसके मान लो क्या है 10 बने, तो ये बना पार्शियल, यानी ये प्रेजेंट है अभी भी इसमें, क्या है रिएक्शन मिक्सचर में ये प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इनोलेट और ये कीटो फॉर्म, इनोलेट किसकी भांति कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, कीटो फॉर्म किसकी भांति कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की क्या हो सकती है, रिएक्शन यानी इंटरेक्शन हो सकती है। तो हमारे पास ये किस में पार्टिसिपेट करेंगे, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन में। किस में पार्टिसिपेट करेंगे, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन में, यानी इसमें इनके बीच क्या होगी, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। मैंने बता रखा है कि जब भी पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन होता है वहां पर सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और एस्टर की जो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसी को हम आगे जाकर बोलेंगे क्लेंजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, क्लेंजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेंजन कंडेंसेशन रिएक्शन, यही होती है क्लेंजन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको आगे रट्टा लगाते हैं, ये कंसेप्चुअली है, आगे हम क्लेंजन कंडेंसेशन रिएक्शन को डिटेल से और पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एस्टर की जो हमारे पास क्या होती है, जो रिएक्शन होती है वही क्या होती है, क्लेंजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो ये हमारे पास हो गया किस प्रकार से हम एस्टर से इनोलेट फॉर्मेशन करेंगे, और इनोलेट फॉर्मेशन करने के बाद वो जो पार्शियल इनोलेट बनेगा वो क्या करेगा, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, और सेल्फ कंडेंसेशन जो उसकी रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं क्लेंजन कंडेंसेशन रिएक्शन। चलिए ये हमने बात कर ली कि ये बेस हम यूज कर सकते हैं। अब और बेस की बात करते हैं कि और कौन कौन से बेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने बेस तो बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे NaH पढ़ा है, और भी पढ़े हैं, LDA पढ़ा है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक, उनकी हम बात करते हैं किस प्रकार से हम उनको यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास है कि अगर मान लो क्या है, सपोज ये एग्जांपल है CH3 CO नेगेटिव और OC2H5, और यहाँ पर मैं डाल दूँ क्या RLi यानी ऑर्गेनल लिथियम। तो हमारे पास R पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, और इस पे पार्शियली पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, R नेगेटिव यहाँ पर डायरेक्ट अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर R, और यहाँ पर OC2H5 ये बन जाएगा। और अब आप जानते हैं कि यहाँ पर भी R है, ये भी R है, ये तो लिविंग ग्रुप बेटर है नहीं, तो हमारे पास लिविंग ग्रुप बेटर कौन सा है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है। तो ये आएगा और ये इसको क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, और ये जैसे बाहर निकालेगा तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड O और R, ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, कीटोन्स। अगर ये कीटोन बन गया इसका मतलब ये हो गया कि जो RLi होते हैं यानी कार्बन वाले जो बेस होते हैं वो तो हम मर के भी क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, कभी भी यूज नहीं करना है, उनके बारे में तो सोचना ही नहीं है कि एस्टर से जब भी इनोलेट फॉर्मेशन करेंगे तो RLi हो गया, RMgX हो गया, उनका तो सोचना ही नहीं है कि हम उनको यूज करेंगे इनोलेट फॉर्मेशन के लिए, किससे, एस्टर से। तो कभी भी इनको यूज नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं, पूरा हुलिया जो होता है, शक्ल होती है वो भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, क्योंकि ये आयनिक होते हैं और आयनिक बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनको तो हम कभी यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इनको हम कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास कौन से आते हैं, इसके बाद हमारे पास आते हैं NaH हो गया, KH हो गया, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। उनकी कहानी और देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, पे उनको हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OC2H5। देखिए अगर हम क्या ले लें, यहाँ पर NaH लेते हैं, NaH माइनस Na पॉजिटिव, ये हाइड्राइड क्या करेगा, इनकी टेंडेंसी होती है ये H इसी को लेकर जाएंगे, इसी H को लेकर जाते हैं ये जब इस H को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से CH2 नेगेटिव और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OC2H5 और ये रेजोनेंस करके ये कार्बन आयन बन गया, ये रेजोनेंस करके ये इनोलेट फॉर्मेशन कर देगा, वो नेगेटिव और यहाँ पर OC2H5। अब देखिए यहाँ पर क्या रिलीज हुई है, -H2। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ H और H की, हमने चूंकि पहले बात कर रखी है, क्या ये H प्लस ले सकता है इससे? अरे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से कभी H2 ली जाती है क्या? कभी नहीं ली जाती। इसका मतलब क्या हो गया, ये H2 नहीं ले सकता। इसका मतलब ये इनोलेट फॉर्मेशन कैसा हुआ, ये इनोलेट फॉर्मेशन हो गया कंप्लीट इनोलेट। तो यहाँ पर ये इनोलेट बनने वाला कैसा है, कंप्लीट इनोलेट से। इनको अगर आप डिटेल से देखोगे वीडियो में तो आराम से समझ आ जाएगा कंप्लीट कब बनेगा, पार्शियल कब बनेगा। अभी तो बहुत लंबी चलने वाली है कार्बोनिल कंपाउंड की स्टोरी। तो कंप्लीट इनोलेट बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, इस बार हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सर है उसमें क्या नहीं है, उसमें ये नहीं है, ये कीटोन नहीं है, ये कीटोन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनोलेट है। अब अगर हमें रिएक्शन करानी है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें इस इनोलेट के सामने क्या लाना पड़ेगा, किसी दूसरे रिएक्टेंट को लाना पड़ेगा, और किसी दूसरे रिएक्टेंट को लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास वो कब क्या होगी, हमारे पास वो क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी अगर पार्शियल ना होके कंप्लीट इनोलेट फॉर्मेशन होता है तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो ये हमारे पास है, यानी NaH को हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, इनोलेट फॉर्मेशन के लिए। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता, और स्ट्रक्चर को अगर चेंज नहीं करता दैट मीन्स हम NaH को यूज कर सकते हैं फॉर द इनोलेट फॉर्मेशन फ्रॉम एस्टर। अब हमारे पास आगे आती है बात है LD हो गया, NaHMDS हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। नॉन न्यूक्लियोफिलिक जो बेस होते हैं उनकी हम बात करते हैं, उनको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे लिथियम इनोलेट हो गया, सोडियम इनोलेट फॉर्मेशन करते हैं, उनकी बात और करते हैं। देखिए चौथा हमारे पास जो है वो है यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड O OC2H5। इस CH3 को भी वैसे लिखना पड़ेगा H, और यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, LDA ले लूँ। LDA मैंने आपको बता रखा है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। LDA की स्ट्रक्चर कैसे होती है, N यहाँ पर Li और यहाँ पर डाई आइसोप्रोपाइल, ये इस तरीके से ये LDA होते हैं, यानी लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। अब यहाँ पर नाइट्रोजन भी क्या है, लोन पेयर। ये क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस कभी भी मर के भी कहाँ अटैक नहीं करते, कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक नहीं करते। वो कहाँ करते हैं, वो हमेशा ये अल्फा कार्बन होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं। और अल्फा कार्बन पे जैसे ये अटैक करेगा तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H प्लस को ग्राइंड कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही कार्बन आयन बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ OC2H5 है नेगेटिव। और जैसे ही आपको पता है ये कार्बन आयन बना, ये क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज जो कि यहाँ पर इनोलेट फॉर्मेशन कर देगा, वो नेगेटिव OC2H5। ये क्या बना देगा, इनोलेट बना देगा। इनोलेट यहाँ क्या जुड़ जाएगा इसके साथ है, लिथियम। और यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ पर निकल गया NH, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल था ये। अब ये जो होता है कभी भी क्या नहीं कर सकता, H एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ भी जो इनोलेट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, कंप्लीट इनोलेट बनने वाला है। यहाँ भी कैसा इनोलेट बनता है, कंप्लीट इनोलेट से बनता है। और अगर कंप्लीट इनोलेट बनता है तो ये कैसी रिएक्शन करेगा, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रिएक्शन मिक्सर में आप जानते हैं, आप अगर ये मान लो कि 100% बन गया, ये कैसा बन गया, 100% अगर बन गया तो इसका मतलब रिएक्शन मिक्सर में ये है ही नहीं,
और अगर ये नहीं है इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन कैसा करेगा, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। तो ये हमारे पास लिथियम इनोलेट की कहानी थी। इसी तरीके से अगर हमें NaHMDS ले लें, NaHMDS सोडियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाइल ईथर, ठीक है, इनकी कहानी बाद में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है एनहाइड्राइड आता है। एनहाइड्राइड यानी एनहाइड्राइड की कहानी होती है हमारे पास कि एनहाइड्राइड से कैसे हम इनोलेट फॉर्मेशन करते हैं।